गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनप्रीत कौर और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ GJU SNT हिसार में। मैंने MBA किया है, MCOM किया है। इसके अलावा मैंने नेट क्वालिफ़ाई किया है कॉमर्स में पहले 2 बार, उसके बाद JRF क्वालिफ़ाई किया है, नेट भी क्वालिफ़ाई किया है मैनेजमेंट में, और एस्टेट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम भी मैं क्वालिफ़ाई कर चुकी हूँ। इस वीडियो की मदद से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नेट एग्ज़ाम मतलब जिसके बारे में हमने इतना सुना है, UGC नेट, NTA नेट, JRF, ये एग्ज़ाम आखिर होता क्या है नेट या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं नेट एग्ज़ाम की, तो नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें हम कुछ टर्म्स सुनते हैं। वो टर्म्स क्या हैं? सबसे पहले UGC नेट, इसके अलावा हमें सुनने को मिलता है JRF, NTA नेट, NTA JRF। ये है क्या? पहले क्या था, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पहले UGC के अंडर था, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन के अंडर। और उसके अंदर मतलब जैसे हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट स्कोर लेते हैं वो हमारे स्कॉलरशिप वाले यानी कि मेरिट वाले स्टूडेंट्स माने जाते हैं। सेम ऐसे ही जब UGC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जो पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था वो UGC करवाता था। वो क्या करता था, जितने भी स्टूडेंट्स होते थे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, उसके बाद क्या होता था कि उसमें जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले मार्क्स जो होते थे, जो हाईएस्ट परसेंटेज होती थी उसमें, वो हाईएस्ट परसेंटेज हमारी JRF में जाती थी। ठीक है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो। उन्हें क्या होता है, वो जब PhD परस्यू करते हैं, यानी कि जिन्होंने भी नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम नेट का एग्ज़ाम दिया UGC नेट का, उसके बाद अगर उनको स्कॉलरशिप मतलब जूनियर रिसर्च फेलो का अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो उन्हें जो स्कॉलरशिप है, एक फ़िक्स अमाउंट से स्कॉलरशिप मिलती है। कब? जब वो PhD परस्यू करते हैं। ठीक है, कब मिलती है? जब PhD परस्यू करते हैं। पहले ये जो काम था वो UGC नेट करता था, बट अब उसमें UGC को हटाकर NTA को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, जिसमें वो हमारी टेस्टिंग अथॉरिटी है, या जो टेस्ट लेने का काम है वो अब NTA के पास है। पहले ऐसा CBSE के अंडर हुआ करता था। ठीक है, तो नेट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ गया कि जितने भी मान लो 100 स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, तो उसमें से 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक वो जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, एक वो जिन्होंने कम मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हाईएस्ट जो क्रीमी होते हैं वो हमारे JRF होते हैं, और जो नीचे रह गए वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे जो है नेट के माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखाई आपको, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी ना आपको। ये जो पिक्चर दिखाई मैंने, जब आप नेट का एग्ज़ाम भरते हैं हम लोग, जैसे जून 2020 का भी एग्ज़ाम जो होना था, जो कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, वो एग्ज़ाम का जब आप फिल करने के लिए जाते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है उसका, कि आप अगर डाउनलोड मतलब उसे डाउनलोड करना ज़रूरी होता है। तो आप उसे डाउनलोड करोगे, और जब अपनी कंसेंट दोगे कि हाँ मैंने डाउनलोड कर लिया है, तभी वो आगे चलता है। ठीक है, तो क्या करना है, मतलब कि इस तरीके का बुकलेट आपको मिलता है, उसके अंदर उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। इसके बाद जो अगला मैंने बताया हुआ है कि कितनी फ़ीस रहती है, कब एग्ज़ाम रहता है, तो ऑनलाइन सबमिशन होता है फ़ीस का। सबसे पहली बात, जैसे अभी जो एग्ज़ाम था वो हमारा होना था 16 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में। ठीक है, लेकिन कोरोना के कारण वो जो डेट है वो आगे एक्सटेंड कर दी, और अब 16 मई अभी तक इसकी लास्ट डेट बताई गई है। ये भी और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम होने के अभी चांसेस थोड़ा सा डिले लग रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ के लिए कंफर्मेशन कुछ ही समय में मिल जाएगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। पहले लास्ट डेट थी 17 अप्रैल की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अब जो डेट है वो 16 मई 2020 की कर दी गई है, लेकिन फ़ीस उतनी ही है। जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए 1000 रुपये, जनरल EWS OBC NCL के लिए यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपये, और SC ST PWD के लिए 250 रुपये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो कैसे रहता है। वो 6 दिनों तक हमारा एग्ज़ाम होता है। 6 दिनों तक आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि 6 दिन कैसे। तो देखो, जितने सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 84 जो सब्जेक्ट्स हैं NTA नेट के, मतलब नेट एग्ज़ाम के लगभग 84 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कॉमर्स है,
किसी का कंप्यूटर साइंस है, किसी का मैनेजमेंट है, किसी का एचआरएम है, तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में जब जो ये एग्ज़ाम फिल किया जाता है तो सबके अलग अलग दिन एग्ज़ाम होते हैं। तो अब जो एग्ज़ाम होता है वो 6 डेज़ होता है और वो 6 डेज़ हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उन 6 डेज़ एग्ज़ाम में पहले दिन किसी और सब्जेक्ट का हुआ जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, दूसरे दिन किसी और सब्जेक्ट का हुआ जिसमें पेपर 1 पेपर 2 हुआ, मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट्स हुई, इसमें भी ऐसे करके अभी तक जितने भी एग्ज़ाम मैंने नोट किए हैं उसमें सबसे लास्ट वाले दिन पे हमारा एग्ज़ाम होता है, यानी कि नेट कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने, क्योंकि ये वीडियो आप सभी कॉमर्स के हो इसलिए मैंने ये बात बोली है कि जो कॉमर्स का एग्ज़ाम है वो 6th डे पे, मतलब कि सबसे लास्ट वाला जो एग्ज़ाम है वो हमें नेट कॉमर्स का देखने को मिलता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पे है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो पैटर्न है हमारा उसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। 100 मार्क्स का होता है पहला पेपर जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है दूसरा पेपर जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज़ आते हैं। टोटल ड्यूरेशन हमें पहले क्या होता था, पहले हमें पेपर 1 अलग मिलता था और पेपर 2 अलग मिलता था, लेकिन अब जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एक ही विंडो होती है। उस एक विंडो में यहाँ पेपर 1 होता है, यहाँ पेपर 2 होता है। आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। आप चाहे पेपर 1 पहले करो चाहे पेपर 2 पहले करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सामने दोनों पेपर खुले हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ रहे होते हैं, यहाँ क्वेश्चन आ रहा होता है, भी जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है जिसका भी आंसर देना चाह रहे हो तो आप उसके ऑप्शन डायरेक्टली चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी, कौन दे सकता है एग्ज़ाम और कौन नहीं। तो बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो देखो, मास्टर डिग्री चाहिए नेट के किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप नेट का एग्ज़ाम भरते हो तो उसके लिए मास्टर डिग्री होना मस्ट है विद 55%। अगर आप अनरिजर्व्ड, जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आप रिजर्व्ड, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST OBC इनसे मतलब बिलोंग करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो कि ऑलरेडी जो ये डिग्री है उसको परस्यू कर रहे हैं, यानी कि जिनकी मास्टर डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं या ऐसा ही कोई इक्विवेलेंट कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स की मास्टर डिग्री क्वालिफाई होने से पहले अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उनका जो भी रिज़ल्ट है वो प्रोविज़नल माना जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल एग्जामिनेशन, लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी बाकी है, तो ऐसे में वो टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, वो क्या, सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर JRF, एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन कब, सिर्फ तब जब उनकी डिग्री में उनको 55% मार्क्स मिल चुके होंगे, उसके बाद ही उनका ये एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ वैलिड माना जाएगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि पहले MCOM या MBA या ऐसी कोई भी डिग्री नेट कॉमर्स या किसी भी सब्जेक्ट को आप लेते हो तो उसकी मास्टर डिग्री अगर वो क्लियर कर लेता है 55% मार्क्स, और अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 50% मार्क्स, उसके बाद ही उसका वो जो पेपर है, मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है वो वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की। एज लिमिट देखो, जब हम बात करते हैं JRF की तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें हम छूट मिलती है किस किस को, सबसे पहले तो नॉन क्रीमी लेयर OBC, इसके अलावा SC ST PWD ट्रांसजेंडर कैटेगरीज एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स, यानी कि विमेन एप्लीकेंट्स को भी 5 साल की छूट दी गई है। यानी कि अगर आप लोग 30 साल से ऊपर हैं तो भी आप लोग 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जब एग्ज़ाम भरते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आते हैं, JRF भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एज लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। आगे मैंने बताया हुआ ये जो एग्ज़ाम हम लोग फिल करते हैं, ये जो एग्ज़ाम है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जब हम साइट पे जाते हैं तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इस तरीके के ऑप्शन हमें नज़र आते हैं। नए रजिस्ट्रेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ डिटेल्स मांगता है, जिसके बाद वो डिटेल्स फिल करने के बाद पूरा फॉर्म अलग अलग लेवल्स पे कंप्लीट किया जाता है। जब चारों ऑप्शन में कंप्लीट आता है, यानी कि जब आप पूरा डिटेल्स फिल कर लेते हो, सारी चीज़ें डाल देते हो, उसके बाद आप पेमेंट कर देते हो, उसके बाद मतलब सिग्नेचर्स और सब कुछ आपका अपलोड हो जाता है, फिर पेमेंट भी हो जाती है। तो चारों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपका कुछ इस तरीके का फॉर्म निकल कर सामने आता है, जिसे कन्फर्मेशन पेज कहते हैं, जिसमें सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी हैं वो सारी की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नीचे फ़ोटो और सिग्नेचर भी होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में। जिन्हें पता है उन्हें भी और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी ये बताना मुझे लगता है कि ज़रूरी है। जिन लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि अब अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स हैं। पेपर 1 में हमारी टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ICT, मैथमेटिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और लॉजिकल रीजनिंग, ये 10 सब्जेक्ट्स हैं। जबकि पेपर 2 में पहले बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें भी पहले अकेला अकाउंटिंग था, लेकिन अब इसके साथ ऑडिटिंग जोड़ दिया गया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस भी पहले अकाउंट्स एंड फाइनेंस के नाम से जाना जाता था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होता था, लेकिन अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंट्स एंड फाइनेंस को मिलाकर बिजनेस फाइनेंस नाम का सब्जेक्ट जिसे यूनिट 4 में डाला गया है, बना दिया गया है। स्टैट्स, जिसके साथ अभी कुछ 2 या 3 एग्ज़ाम्स से रिसर्च मेथडोलॉजी को इंक्लूड किया है। HRM और बिजनेस मैनेजमेंट 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, जिन्हें अब मिलाकर एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। पहले सिर्फ इनकम टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, लेकिन अब इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों को ही इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब इतना तो जिनको नेट के एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता था, इस वीडियो के बाद उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगा कि नेट के एग्ज़ाम में क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन कौन से पेपर में क्या पढ़ें, किस में क्या छोड़ें, किस में क्या इम्पॉर्टेंट है, किस में क्या नहीं, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। क्योंकि अगर आप लोग नेट की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो तो एक स्ट्रेटजी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करके चलते हो तो 100% स्मार्ट वर्क से आपको JRF मिलता ही मिलता है, सिर्फ नेट नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए मेरा अगला वीडियो देखना। इसके बाद प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि क्या स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएं, कौन से सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ें, हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क कैसे करें कि हम लोग बेस्ट तरीके से नेट को क्लियर कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।